हेलो स्टूडेंट्स, वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी टॉपिक जो है ना, यहाँ पर काफी मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझेंगे इसको, और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। और फिर हम इसको जब समझ लेंगे एग्जांपल्स, फिर दोबारा हम इस टॉपिक की तरफ जब आएंगे, इसको रीड करेंगे, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान बन चुका होगा। तो आपने शुरू के जो 4 से 5 मिनट है ना, बहुत ही ध्यान से सुनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ सकें। एंड पर मैं बताऊंगा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह प्रिपेयर करना है इसमें से, और लॉन्ग किस तरह प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ना हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक, और उसी एग्जांपल से ना हम ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मैंने यहाँ पर 2 लाइंस लिखी हुई हैं कि एक्यूरेसी का अगर आपने मतलब याद करना है ना, तो उसका मतलब होता है ट्रू वैल्यू के पास। अगर आपने प्रिसीजन का मतलब याद करना है, तो आप लिख लो रीडिंग आपस में पास। रीडिंग आपस में एक दूसरे के आसपास। तो ये होगी प्रिसीजन, और ये हो जाएगी एक्यूरेसी। ये दोनों टर्म्स आप ना अच्छे से ज़हन में बिठा लो। ठीक है, ये 2 लाइंस जो मैंने उर्दू में लिखी हैं, जब ये दोनों टर्म्स आपके ज़हन में बैठ जाएंगी ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बिल्कुल मसला होगा ही नहीं। एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के पास, और प्रिसीजन रीडिंग आपस में पास। ठीक है, रीडिंग जो भी हमारे पास आई है, जितनी भी रीडिंग्स आई हैं, वो आपस में एक दूसरे के अगर पास पास होंगी तो ये प्रिसीजन होगा। अब ये कैसे और किस तरह? सबसे पहले समझो ट्रू वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू एक वो चीज होती है कि जो हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास किसी भी चीज की रीडिंग हो, असली रीडिंग हमारे पास। या एक आप कह लो कि हमने ना बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है, और हमें यकीन है कि ना यही इसकी ना ट्रू वैल्यू होगी, तो वो होगी ट्रू वैल्यू। मिसाल के तौर पे मैंने ना, मेरे पास एक वेट है, यानी कि मेरे पास एप्पल्स हैं कुछ, और उसका जो मैंने वजन किया है वो है 1.50 ग्राम। तो ये मेरे पास की ट्रू वैल्यू है। अब मैंने इसमें से एक्यूरेसी किस तरह समझना है और प्रिसीजन कैसे समझना है, ये चीज असल में हमने अब देखनी है। अब ट्रू वैल्यू ज़हन में रख लो, ट्रू वैल्यू हमारे पास है ना 1.50 किलोग्राम है। अब हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को दोनों को समझेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपस में दोनों क्या एक ही दफा में दोनों बराबर हो सकती हैं, या फिर ये होगा कि कोई चीज कभी एक्यूरेट होगी और कोई चीज अभी प्रिसाइज होगी। आपस में किस तरह रिलेशन है इनका, ये सारी चीजें हम समझ लेंगे इसी एग्जाम्पल के साथ। अब आप ज़हन में रख लो कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू है ना किसी एप्पल्स की, कोई एप्पल्स आपके पास है या फिर कुछ भी आपके पास चीज है, उसकी ट्रू वैल्यू जो असल वैल्यू है ना, वो है 1.50 किलोग्राम। अब इसी से हम समझेंगे इन दो कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, नंबर वन कॉन्सेप्ट आप समझो। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू 1.50 है, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने ना उसकी मुख्तलिफ रीडिंग्स ली। आपने उसकी मुख्तलिफ रीडिंग्स ली, और आपके पास एक रीडिंग आई 1.45 किलोग्राम, एक रीडिंग आपके पास आई है 1.53 किलोग्राम, और एक रीडिंग आपके पास आई है 1.51 किलोग्राम। ठीक है, ये 3 रीडिंग्स ली हैं आपने, और आपकी रीडिंग्स जो है ना, ये 3 तरह की आपके पास ये रीडिंग्स आ गई हैं। अब आपने देखना ये है कि अगर हम इसको देखेंगे, तो क्या ये 1.50 जो कि ट्रू वैल्यू है, उसके पास पास रीडिंग आ रही है? आप कहेंगे जी थोड़ा सा बस वो फर्क है ऊपर नीचे, लेकिन ये तकरीबन जो है ना 1.50 किलोग्राम। अगर हम इन तीनों वैल्यूज की एवरेज निकाल लेंगे ना, तो तकरीबन हमारा 1.50 किलोग्राम जो है ना, आंसर हमारा ट्रू वैल्यू के पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशंस जहां पर हमारे पास आंसर आ रहा हो ट्रू वैल्यू के पास पास, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक्यूरेसी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी, और ये हमारे पास ट्रू वैल्यू के पास पास इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अब हमने एक पॉइंट और भी देखना है। एक पॉइंट और ये देखना है हमने कि अगर हमने एक कंडीशन और बना लेते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं ना, इसको लाइन लगाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ट्रू वैल्यू याद रखना 1.50 है। अब हमने ये करना है कि हमारे पास ट्रू वैल्यू 1.50 है, लेकिन मैंने ना उसकी मुख्तलिफ वेट मशीन्स के साथ ना रीडिंग्स ली हैं, तो 3 रीडिंग्स मेरे पास आई हैं। एक मेरे पास आंसर आया 1.20 किलोग्राम, एक मेरे पास आंसर आया 1.21 किलोग्राम, और एक मेरे पास आंसर आया 1.20 किलोग्राम। क्या ये ट्रू वैल्यू के पास पास आंसर है? आपका जवाब होगा हरगिज नहीं। ट्रू वैल्यू तो 1.50 है, और ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर ही कहीं जाके आंसर आ रहा है। लेकिन आपने एक चीज तो नोट करी होगी कि ये जो तीनों रीडिंग्स मैंने निकाली है ना, ये जो तीनों रीडिंग्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के पास पास हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के पास पास हैं, तो इसको हम कहेंगे ये आपस में प्रीसाइज हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रीसीजन। कोई भी वैल्यू, चाहे वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर की क्यों ना हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाए ना, तो ये होता है हमारे पास प्रीसीजन का कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कंडीशन हम ना डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन में ना आपने ट्रू वैल्यू देख ली 1.50 है, और फिर आपने क्या किया, अपने आप ना वेट मशीन आपके पास थी, फिर आपने दोबारा से इसकी 3 रीडिंग्स निकाली।
अब तीन रीडिंग्स निकाली ना आपके पास 1.50 आ गया, 1.51 आ गया, और इसी तरह 1.50 दोबारा आ गया। ठीक है। अब आप देखो, क्या आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब करीब हैं? आपका जवाब होगा जी बिल्कुल, आपस में तो एक दूसरे के करीब करीब है वो। तो क्या ये प्रिसाइज नहीं हो गया? प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट नहीं इस पे लागू हो गया? आप कहेंगे हाँ जी, प्रिसीजन हो गया ये तो बिल्कुल ही। और क्या ये ट्रू वैल्यू के पास भी है? ट्रू वैल्यू 1.50 थी, आप कहेंगे जी हाँ, ये 1.50, 1.51, 1.50, ये ट्रू वैल्यू के पास पास की भी वैल्यू है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं प्रिसाइज, प्रिसाइज प्लस एक्यूरेट। ठीक हो गया बात? तो पहली कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यूज आई थी वो ट्रू वैल्यू के पास पास थी, तो हम कहते थे कि ये एक्यूरेट है। ठीक है। लेकिन बट नॉट, नॉट प्रिसाइज, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जब सेकंड कंडीशन हमारे पास थी उसमें हमने देखा कि हमारे पास ट्रू वैल्यू से बहुत दूर रहेंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर रीडिंग्स हमारे पास आई हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। जब एक्यूरेट नहीं है तो फिर क्या है? आपस में दूसरे के पास पास है ना, 1.20, 1.21, 1.20, ये आपस में एक दूसरे के पास पास है, तो ये फिर प्रिसाइज है। तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि हमारे पास ट्रू वैल्यू के पास पास वैल्यू भी हैं, प्लस हमारे पास जो आपस में तीनों की वैल्यूज आई हैं ना, तीनों रीडिंग्स जो आपस में आई हैं वो भी हमारे पास एक दूसरे के पास पास हैं। तो हम ये कह देंगे कि ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। तो ये हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बिल्कुल ना हम एक काम और करते हैं, छोटी सी ना एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि हमें बुक के अंदर भी गिवन है। वो वो हमसे ये कहता है कि यहाँ पर आप देखो कि जो पहला फिगर नंबर ए है, इसमें क्या ये जो तीनों वैल्यूज हैं, बुल्स आई ना, वो कह रहा है कि ये जो सेंट्रल सर्कल है ना, ये बुल्स आई है। ठीक है, इस पे आपने हिट करना था, लेकिन चलो नहीं हिट हो पाया, या फिर इसकी रेंज में बिल्कुल भी, इसकी जो रेंज है उसमें भी हिट नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप एक चीज देखो कि जितनी भी हमारे पास आई हैं रीडिंग्स, जितनी भी रीडिंग्स आई हैं वो आपस में एक दूसरे के पास पास हैं। जब आपस में एक दूसरे के पास पास होंगी तो उसको हम कह देंगे ये प्रिसाइज है। लेकिन ये बिल्कुल सेंट्रल रीजन के अंदर जो है ना, एक्यूरेटली नहीं आ पाया, लेकिन जहां पर इसको हिट होना था ये वहां पर हिट नहीं हो पाया, इसलिए वो कह रहा है कि ये नॉट एक्यूरेट है। अच्छा, फिगर नंबर बी देखो। फिगर नंबर बी में देखो कि आप ना ये एक रीडिंग, अगली रीडिंग और उससे अगली रीडिंग, ये तीनों रीडिंग्स आपस में बहुत दूर दूर हैं, लेकिन ये बुल्स आय वाला जो एरिया है ना, इसके रीजन में तकरीबन तकरीबन इसके रीजन में जो है ना, इसका जो टारगेट है ना वो हिट हो गया है। तो हम कहेंगे क्या जो मेन टारगेट पे यानी कि ट्रू वैल्यू पे इसने जब हिट होना था, क्या वो हो गया? हाँ जी, तकरीबन हो गया, तो हम इसको कह देंगे ये एक्यूरेट है। और दूसरी चीज, क्या ये रीडिंग्स आपस में एक दूसरे के पास पास हैं? आप कहेंगे नहीं जी, पास पास तो नहीं है, दूर दूर हैं, तो हम कहेंगे नॉट प्रीसाइज। और तीसरी कंडीशन देखो अब आप, यहां पर जहां बुल्स आई पे उसने टारगेट हिट करना था वो तीनों टारगेट उसने वहां पर हिट कर लिए, और जो तीनों टारगेट हैं वो आपस में भी एक दूसरे के पास पास है, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट भी है और ये प्रीसाइज भी है। ठीक होगी ये बात? तो ये कुछ था हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर जो कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब अगली चीज क्या है? अब अगली चीज ये है कि हमने देखना है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, और इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन और समझते जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया, और मैं दोबारा अगर अपनी बात रिपीट करूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ना ये चीज ध्यान में बिठा लो। ठीक है, ट्रू वैल्यू के पास हमारी अगर रीडिंग्स आ गई हैं तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेसी है, और अगर हमारी रीडिंग्स ट्रू वैल्यू के पास नहीं भी आती, लेकिन वो आपस में रीडिंग्स एक दूसरे के आसपास आ जाती हैं, तो उसको हम कह देंगे कि ये प्रिसीजन है। ठीक होगी बात? अब हम चलते हैं बुक की तरफ, और फिर देखते हैं कि बुक ने यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते जाएंगे, और फिर कुछ जो मैं समझाई हुई हैं बातें आपको, इनको भी जेर में ला के मैं आपको मजीद क्लियर करवाता रहूंगा चीजों को, और फिर एंड पे डिस्कस कराऊंगा कि आपने इसमें से याद क्या कुछ करना है। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। अ फिजिकल मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एन एक्यूरेट। लेकिन हमारा जो असल रूल है ना वो यही होना चाहिए कि हमारे पास जो फिजिकल मेजरमेंट हमने लिया ना वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी होने चाहिए। फिर हम कहेंगे कि यार हमारे पास जो आंसर है ना वो ट्रू वैल्यू के पास पास आ गया और बिल्कुल ठीक आया। दीज आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट एंड नीड क्लियर डिस्टिंक्शन। अब कहता है ये प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल आपस में मुख्तलिफ चीजें हैं, और इसको हमें समझना चाहिए। और क्या समझना चाहिए, सारा कुछ समझा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। Generally, precision of a measurement refers to how close a group of measurement actually are to each other. ये देखो डेफिनेशन लिखी है उसने इसने यहाँ पर, जनरली प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। कहता है प्रिसीजन वो चीज है कि हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स की रीडिंग्स आई है ना वो आपस में एक दूसरे के कितने करीब करीब हैं। आ गई ना बात क्लियर, जो अभी मैं समझा के आया था आपको?
ठीक है, लेकिन कहते हैं एक्यूरेसी फॉर मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। कहता है कि एक्यूरेसी वो बला है, वो चीज है कि हमारे पास जो हमारी मेजरमेंट्स के आंसर्स आए हैं ना, वो ट्रू वैल्यू के कितने पास पास आए हैं। ठीक होगी बात, तो ये होगी हमारे पास एक्यूरेसी। और ये हमने अच्छे से सारा कुछ समझ के आ चुके हैं। तो ये दो पॉइंट्स अभी तक जो मुझे नजर आ रहे हैं ना, वो आपने इसको यहाँ पर याद करना है। आगे चलते हैं। ये डायग्राम वाला क्या कॉन्सेप्ट था, ये सारा कुछ हम डिस्कस करके आ चुके हैं। इसको मैं मजीद में टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ आगे से, व्हेन दीज कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, आगे कहता है कि जी, व्हेन दीज कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड टू मेजरमेंट्स द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अब देखो यहाँ पर ना समझाना ये चाह रहा है कि जब हम मेजरमेंट में प्रिसीजन को देखते हैं ना, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है जो मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं अपनी मेजरमेंट के लिए। आई कहता है द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बहुत कम होगा ना, उतना ही हम प्रिसाइज आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपने लेंथ मेजर करनी है, आप मीटर रूल पड़ा हुआ है आपके पास पड़ा हुआ है वर्नियर कैलिपर, और आपके पास है स्क्रू गेज, तो आप किसका यूज करेंगे? आप कहेंगे हम सबसे पहले देखेंगे सारों के लीस्ट काउंट। तो मीटर रूल का 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है, उसका होता है वर्नियर कैलिपर का 0.5 मिलीमीटर, और इसका होता है 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे ज्यादा छोटा लीस्ट काउंट किसका है? तो आप कहेंगे कि जी आपके पास सबसे छोटा लीस्ट काउंट जो है ना, वो स्क्रू गेज का है। तो वो यही कह रहा है, अगर आपने प्रीसाइज आंसर निकालने हैं ना, तो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम हो। अच्छा जी, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है क्या, मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। अगर मेजर्ड वैल्यू ऑब्जेक्ट का असल साइज सही बता रहा है ना, तो फिर वो एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मीटर रूल है, जो कि उसकी लेंथ है ही बेचारे की 1 मीटर तक। ठीक है, ये आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ताकि ना आपको मजीद क्लियर हो जाए कि आप एक्यूरेट आंसर किस तरह निकालेंगे। आपके पास एक मीटर रूल है, उसका जो है ना, उसकी जो लेंथ है ना, वो 1 मीटर है। ठीक है, अब आप जब 1 मीटर अपना मीटर रूल पकड़ेंगे, और जो आपने मेजरमेंट करनी है वो भी अगर आपने 1 मीटर की करनी है, तो जो दोनों मेजरमेंट्स एंड स्केल दोनों अगर बराबर बराबर आ रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आपका जो है ना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो और जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो फिर आप समझ लेंगे कि आपके पास जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं। एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट। अब ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या भला है, इसको समझ लेते हैं कि ये लाइन हमसे क्या कह रही है। वो कहता है कि जितना कम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी ना, उतनी ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट आंसर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं उतनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी होगी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है ना, वो थोड़ा सा ना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरह समझ लें इसको कि हमारे पास ना अगर मैयर्ड लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। हमने एक लेंथ, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो है 100 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर जो है ना, वो अनसर्टेनिटी आ रही है +-0.1 की, +-0.1 सेंटीमीटर की। अब ये प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, अनसर्टेनिटी वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था वहां पर, अगर आपने सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो आप इसको देख लो कि +-0.1 का मतलब है कि हमारे पास एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है ना, कि 100 सेंटीमीटर है, इससे 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हमारी वैल्यू हो सकती है, और 0.1 वैल्यू इससे हमारी कम भी हो सकती है। तो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी हमें ये डिनोट करता है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम निकाल रहे हैं, तो हमने बता दिया कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है, जो हमने मैयर किया है या फिर हमने निकाली है, वो है 100 सेंटीमीटर। और अनसर्टेनिटी इसके अंदर आई है +-0.1 की। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस 0.1 को ना डिवाइड कर देंगे 100 से। 0.1 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 0.001। ठीक है, या फिर अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में ये बन जाएगा 0.1%। ठीक है, 0.1%। कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है सर, सब समझा रहा हूँ आपको, मैंने खुद कैलकुलेट कर लिया है, आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। अब हमारे पास जो है ना, इसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई है 0.1% की। किस तरह आई है, मैंने बताया कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू थी वो 100 सेंटीमीटर थी, अनसर्टेनिटी उसके अंदर आई है +-0.1 की। फिर मैंने 0.1 को डिवाइड किया 100 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया 0.001। ठीक है, अब मैं जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, तो वो आ जाएगा 0.1%। अब 0.1% बहुत छोटी जो है ना हमारे पास एक वैल्यू है। तो हम कहेंगे जब हमारे पास आप कह लें कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी उसकी परसेंटेज बहुत कम आए, तो हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट है। इसके मुकाबले में अगर मेरे पास अनसर्टेनिटी, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, वो आ जाएगी 5% आ जाए, 10% आ जाए, तो क्या मेरा आंसर एक्यूरेट होगा? आप कहेंगे हरगिज नहीं होगा आपका आंसर एक्यूरेट। तो जितनी कम हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, उतना ही ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट आंसर। ठीक हो गया।
यहां तक बात होगी है। द स्मॉलर द साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड टू बी यूज। कहता है कि अगर हमारे हमारे पास ना कोई ऐसी चीज है जिसका साइज बहुत छोटा है, तो उसके लिए हम बहुत ही ऐसा लीस्ट काउंट वाला हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम होगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक छोटी सी वायर की जो है ना लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मीटर रूल का इस्तेमाल करूंगा। आप कहेंगे सर हरगिज मीटर रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है ना वो ज्यादा है। आप करें स्क्रू गेज का इस्तेमाल, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो कम है। तो स्मॉलर द साइज ऑफ क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड टू बी यूज। तो हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है ना जो बिल्कुल छोटी तरीन वैल्यू हमें दे सकता है, तो इन तीनों के मुकाबले में ना वो स्क्रू गेज है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो। चलें, मैं आपको इस तरह कहता हूँ कि अगर मैंने टाइम मेजर करना है, बहुत ज्यादा प्रीसाइज टाइम मेजर करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैकेनिकल स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करूंगा या फिर डिजिटल का इस्तेमाल करूंगा। आप कहेंगे सर डिजिटल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिजिटल जो है हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज आंसर दे रहा है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत कम है। ठीक होगी बात, इस लाइन का मतलब हमारे पास अब ये हो गया। अच्छा जी, आगे जो है ना वो कहता है कि द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे किस तरह डिपेंड करती है एक्यूरेसी, वो यहाँ पर कह रहा है कि द लार्ज इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द हायर इज द एक्यूरेसी। मिसाल के तौर पे मैंने एक बच्चे को कहा कि तुम ना आंसर निकालो स्पेसिफिक लेंथ का, तो वो निकालता आंसर 2.4 मीटर, मुझे बताता आंसर। एक और बच्चे को कहता हूँ तो वो कहता है कि सर 2.45 मीटर मेरे पास आंसर आया। तो आप बताएं कि ज्यादा एक्यूरेट इसमें से कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर एक्यूरेसी जो है ना वो मैं किस तरह बताऊं, मैं इस तरह बताऊंगा कि पहले मैं काउंट कर लूंगा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो पहली वाली में देखेगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर दो हैं। अगली वैल्यू देखेगा उसमें कहेगा कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फिर जिसके जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 2.45 मीटर वाला जो आंसर है वो ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। तो ये कुछ था हमारे पास इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। और इसमें हमने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह आसान करके बातों का समझा दूं, और जो लाइंस बुक में लिखी हुई है काफी मुश्किल सी, लेकिन मैंने उसको भी आसान करने की बहुत कोशिश की है। अब आपने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन जो आएगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब किस तरह मैनेज करना है आपने इसको, जब भी डिफरेंशिएट आएगा ना, चाहे लॉन्ग में है चाहे शॉर्ट में है, आपने ना क्या करना है, बीच में लगानी है एक लाइन। यहाँ पर आपने प्रिसीजन की हेडिंग देनी है, यहाँ पर आपने एक्यूरेसी की हेडिंग देनी है, बीच में लाइन लगानी है। और जो जो पॉइंट्स आपको बुक में नजर आ रहे हैं ना एक्यूरेसी के हवाले से और जो प्रिसीजन के हवाले से, उन सबको बुलेट्स बना बना के पॉइंट्स को लिख देना आपने, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, इसी तरह आपने इसको अरेंज करना है। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैंने समझा दिया, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा पढ़ोगे एक बार कि इसमें एक्यूरेसी का पॉइंट कौन सा है और प्रिसीजन का पॉइंट कौन सा है, तो आप वहां पर लिख दो। फिर जब आप ये सब कुछ कर लोगे, पॉइंट्स बना लोगे, फिर आपने नीचे बड़ी सी हेडिंग बनानी है एग्जाम्पल की। फिर एग्जाम्पल की हेडिंग बनाने के बाद आपने ये डायग्राम जो दी हुई है ना इसने, इसको आपने वो एक्सप्लेन करना है। ठीक होगी बात। अच्छा जी बच्चों, हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यूज के लिए आपने इसको पढ़ लेना है जस्ट। और अगर हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आए, तो क्या ही आएगा, बड़ा आसान सा लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार आप पढ़ लेंगे आपको याद भी हो जाएगा ये। तो ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड पर कि कितने हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लॉक्स या फिर वॉचेस होती हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये कितना एक्यूरेट हमें आंसर दे सकती है। नंबर वन पे जो हमारे पास है वो है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक के बारे में बता रहा है कि टाइम को बहुत शॉर्ट इंटरवल मेजर कर सकती है, अबाउट 10⁻⁻10 सेकेंड्स। यानी कि आप इसको ये समझ लें कि ये एक सेकंड का 10th बिलियंथ हिस्सा भी मेजर कर सकती है। एक सेकंड को 10 बिलियन हिस्सों में तोड़ के हमें उसका भी आंसर दे सकती है ये। इतनी जो है ना जबरदस्त किस्म की एक एटॉमिक क्लॉक है, इतना प्रिसाइज हमें आंसर दे सकती है। अगली हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। इसके बारे में हम पहले से भी डिस्कस करके आ चुके हैं, कहाँ पर, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। तो ये बताता है हमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करके देता है, किसमें, मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर, टू एन एक्यूरेसी ऑफ +-0.01 सेकंड। अब ये +-0.01 सेकंड जो है ना, इसकी अनसर्टेनिटी लिखी हुई है। यानी कि आप इसको अगर सिंपल आसान करें तो आप ये कह सकते हैं इसको कि हमें ये एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी मेजर करके दे सकता है। इसी तरह एनालॉग स्टॉप वॉच, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कहाँ पढ़ चुके हैं, तो फिर हम उसी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं इसको जहां पर हमने डिजिटल स्टॉप वॉच पढ़ा था, और उसका नाम वहां पर था मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो ये एनालॉग स्टॉप वॉच मैकेनिकल स्टॉप वॉच ही होती है, और ये हमें टाइम मेजर देती है इन द मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ये एक्यूरेसी है इसकी +-0.1 सेकंड्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सेकंड का ये हमें 10वां हिस्सा भी मेजर करके दे सकती है। आगे टिकर टेप टाइमर, ये हमें मेजर करके देता है 0.02 सेकंड्स। यानी कि आप कह सकते हैं इसकी जो आप कह लें कि हमें जो इसकी टाइम इंटरवल जो है, इसका टाइम मेजर करने की जो सलाहियत है, वो डिजिटल और एनालॉग के दरमियान में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है पांचवें नंबर पे है वो हमारे पास है वॉच या फिर क्लॉक। ये वही
क्लॉक है जो हमारे घरों में लगी होती है, और ये वही वॉच है जो हमारे हाथों में नीडल्स वाली जो होती है ना हमारे पास घड़ियां जो हमने हाथों में बांधी होती हैं, ये वही उनके बारे में बात कर रहा है। कहता है ये मैयर करती है लॉन्ग टाइम इंटरवल, जैसे कि घंटे बताती है, हमें मिनट्स बताती है और सेकंड्स बताती है। तो ज्यादा बात करने की उस पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम डेली इसको देखते हैं। आगे हमारे पास है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक भी हमारे घरों में होती है। अब पेंडुलम के बारे में हमें ये बताता है कि टाइम बताती है हमें घंटों के अंदर, मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है कि एक ना पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम पेंडुलम जो है ना, अभी सेंटर पोजीशन पे है, ठीक है। जब ये जाएगा इस पोजीशन पे, फिर ये जाएगा इस पोजीशन पे, फिर दोबारा अपने इस पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसने अपना एक साइकिल पूरा किया, और ये अपना एक साइकिल पूरा कर दिया है 1 सेकंड के अंदर। तो जब अपना ये एक साइकिल पूरा कर लेगी, तो उसी टाइम हम कहेंगे कि हमारा 1 सेकंड गुजर चुका है। इस तरह ये पेंडुलम घूमता रहता है और सेकंड सेकंड बढ़ते रहते हैं, इस तरह मिनट्स भी बढ़ते हैं, फिर इस तरह आवर्स भी बढ़ते हैं। आखिरी नंबर में हमारे पास जो है वो है रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक। इसने बता रहा है कि हमें बताती है, ये मेजर करती है टाइम ईयर्स के अंदर, द एज ऑफ रिमेन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आपने याद होगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कार्बन डेटिंग के बारे में। तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि जब हमें कोई बहुत ही पुराने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगाना होता है ना, कि कितने हजार साल पुराना ये ऑब्जेक्ट है, तो हम कार्बन डेटिंग करते हैं। अब कार्बन डेटिंग जिस अपरेटस से करते हैं ना, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की क्लॉक लगी होती है। तो वो हमें बताती है कि हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट कितने साल पुराना है। फिर मैं बात करूंगा कि एटॉमिक क्लॉक और ये रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक जो है ना, आम रूटीन में हम इसको नहीं देखते, और इसका जो प्रोसेस है ना काफी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर फिर कभी फुर्सत हुई तो इंशाल्लाह जरूर आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। अभी तक जो हमने बातें करनी थी वो हमने कर ली हैं, इसके साथ साथ ये टॉपिक खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन ये टेबल नहीं, ये टेबल नहीं, इससे ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो वाला, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला। तो बता भी दिया मैंने आपको किस तरह आपने इसको लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको करनी है लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहां पर आप जाके देख सकते हो क्लास 9 फिजिक्स के न्यू बुक के कंप्लीट लेक्चर्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।